बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। बायोलॉजी की क्लास में खुशामदीद। बायोलॉजी में आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जी। चैप्टर नंबर 2। इस चैप्टर का नाम है सपोर्ट एंड मूवमेंट। सपोर्ट एंड मूवमेंट, ठीक है जी। सो जिस तरह पहला जो चैप्टर था आपका, जिसका नाम था होम्योस्टेसिस, उस चैप्टर में आपने होम्योस्टेसिस को पढ़ा। और होम्योस्टेसिस के लिए जो आपकी बॉडी में सिस्टम्स होते हैं, एक ही सिस्टम है आपके पास बॉडी में होम्योस्टेसिस के लिए, जो कि है यूरिनरी सिस्टम। ये एक्सक्रीशन भी कर रहा होता है, ऑस्मो रेगुलेशन भी कर रहा होता है। सो वो आपने पढ़ा। बाकी थर्मो रेगुलेशन के लिए कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं है। मुख्तलिफ ऑर्गन्स हैं जी जो कि थर्मो रेगुलेशन करते हैं, स्किन वगैरह हो गया, लीवर। तो थोड़ा सा डिफरेंट ऑर्गन्स का जो एक्सक्रीशन और होम्योस्टेसिस में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होते हैं। लंग्स हो गया, लीवर हो गया, स्किन हो गया, उन सबको भी हमने डिस्कस किया। अब हमारा स्टार्ट हो रहा है जी चैप्टर नंबर 2। इसका नाम है सपोर्ट एंड मूवमेंट। इस चैप्टर में आपने दो चीजों को स्टडी करनी है जी। सपोर्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या होती है और कैसे होती है, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो मूवमेंट होती है इससे क्या मुराद है और ये कैसे होता है। ठीक है, इन दो चीजों को हमने स्टडी करना है। सपोर्ट सपोर्ट क्या है, मूवमेंट क्या है। और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म सपोर्ट किस तरह करते हैं, मूवमेंट किस तरह करते हैं। और फिर अल्टीमेटली आखिर में हम इंसानों पर आएंगे और इंसानों में देखेंगे कि सपोर्ट और मूवमेंट किस तरह होती है। तो इंसानों में सपोर्ट जो है वो आपका जो स्केलेटन होता है, एंडोस्केलेटन, पूरा जो आपका हड्डियों का ढांचा है, वो आपकी बॉडी में सपोर्ट का काम करता है। और उसी के साथ अगर हम मसल्स को अटैच कर दें, मसल्स को जोड़ दें, तो फिर वही एंडोस्केलेटन आपकी बॉडी में मूवमेंट का भी काम करने लग जाता है। सो यूं इस चैप्टर में जो आपका सिस्टम स्टडी करोगे ना, अपनी बॉडी का जो सिस्टम स्टडी करेंगे हम, वो है जी स्केलेटन एंड मसल्स। सो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले बात करते हैं सपोर्ट की। व्हाट डू यू मीन बाय सपोर्ट। सपोर्ट से मुराद क्या होती है। सपोर्ट का मतलब होता है सहारा। सहारा। आपके पास अगर कोई चीज नरम है, अगर आप मिसाल के तौर पे आपके पास एक कपड़ा है, आप उसको अगर बगैर सपोर्ट के खड़ा कर देंगे, बगैर सहारे के खड़ा कर देंगे, वो खड़ा नहीं होगा, वो मजबूत नहीं रहेगा और वो धड़म देने से गिर जाएगा। बड़ी कॉमन एग्जाम्पल है। आप एक दुपट्टा लें, एक कपड़ा लें, बिल्कुल नरम सा, लिशपिशा सा, नरम सा होता है वो। अगर आप उसको बगैर किसी सपोर्ट के, बगैर किसी सहारे के आप उसको खड़ा करते हैं, वो खड़ा नहीं रहेगा। क्या होगा, वो गिर जाएगा। स्टेबिलिटी नहीं आ पाएगी, सपोर्ट नहीं मिला उसको और वो गिर गया। लेकिन अगर आप उसी कपड़े को किसी सपोर्ट के साथ खड़ा कर दें, किसी सहारे के साथ खड़ा कर दें, जैसे आप एक रॉड लें और उसको उस रॉड के साथ जोड़ के रॉड को कहीं अटैच कर दें, जैसे पर्दों में होता है। पर्दा क्या है, नरम कपड़ा है, लेकिन एक सपोर्ट के साथ आपने उसको रखा हुआ होता है। आपने ऊपर एक रिलिंग लगाई हुई होती है और उस रिलिंग के साथ आपने, जैसे कि मैं नीचे एक डायग्राम्स की सूरत में दिखाऊं, तो ये आपके पास एक नरम सा कपड़ा है जी। अभी आपने इसको विदाउट सपोर्ट रखा हुआ है, क्या होगा, थोड़ी देर बाद ये गिर जाएगा ऐसे। लेकिन अगर आप इसी कपड़े को, इसी नरम से कपड़े को अब आप एक सपोर्ट प्रोवाइड करें, आपने एक रॉड ली, एक रॉड के साथ इस कपड़े को अटैच कर दिया, अब ये स्टेबल हो गया। अब ये स्टेबल हो गया, इसको सपोर्ट जैसे आपने दी है, अब ये स्टेबल हो गया, रिजिड हो गया। और अब इसने अपनी एक शेप को मेंटेन कर रखा है, अपना एक शेप बनाया हुआ है जिसका ये शेप होगा। थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा, हवा वगैरह चलेगी, थोड़ा बहुत शेप होगा, लेकिन उसके बाद जब ये रुकेगी हवा, ये अपना शेप इसी शेप पे वापस आ जाएगा। सो दिस इज द वर्क ऑफ सपोर्ट। अगर आप किसी नरम चीज को सपोर्ट देते हो, सहारा देते हो, तो उस नरम से ऑब्जेक्ट में स्टेबिलिटी आ जाएगी, मजबूती आ जाएगी और उसका एक पर्टिकुलर शेप बन जाएगा। सपोर्ट से ये काम हो जाएगा। अगर आपने उसको सपोर्ट नहीं दिया तो उसके अंदर कोई स्टेबिलिटी नहीं होगी, वो गिर जाएगा, खड़ा नहीं रह पाएगा, गिर जाएगा, कोई उसके अंदर मजबूती नहीं आ रही होगी और कोई उसका एक पर्टिकुलर शेप मेंटेन नहीं होगा। सो दैट इज द वर्क ऑफ सपोर्ट। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, तो क्यों प्रोवाइड की जाती है सपोर्ट, सहारा क्यों दिया जाता है, उसके अंदर स्टेबिलिटी लाने के लिए, उसको मजबूत बनाने के लिए और उसके एक पर्टिकुलर शेप को मेंटेन करने के लिए। अब अगर हम मिसाल के तौर पे, अगर हम अब एक पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें, एक पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की, फॉर एग्जांपल अपनी आसानी के लिए हम इंसानों को ही कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है जी, लिविंग ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें अपनी आसानी के लिए, इंसानों को कंसीडर कर लें। सो इंसान किस चीज से बना हुआ है, इंसान बना हुआ है खाल से, स्किन से बना हुआ है जी, मसल्स से यानी कि गोश्त से बना हुआ है, चर्बी से बना हुआ है,
यानी कि लिपिड से बना हुआ है, और उसके बाद फिर इसमें ब्लड मौजूद है। सारी चीजें नरम हैं, सारी चीजें कपड़े की तरह बिल्कुल नरम है, इनको सपोर्ट चाहिए, अदरवाइज इनके अंदर स्टेबिलिटी नहीं होती, इनके अंदर रिजिडिटी नहीं होगी, इनका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें नरम है। स्किन क्या होती है? नरम होती है, मसल्स भी नरम होते हैं, लिपिड्स भी नरम होती हैं, ब्लड तो है ही लिक्विड। सो इनको अब इनको आपने जोड़ के पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म तश्कील तो दे दिया, लेकिन अब ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा इसमें जरा सी भी स्टेबिलिटी नहीं होगी। आप उसको खड़ा करोगे वो धड़म देने से गिर जाएगा, फिर आप उसको खड़ा करोगे दोबारा गिर जाएगा, कोई स्टेबिलिटी नहीं होगी, कोई मजबूती नहीं आ रही होगी, पर्टिकुलर शेप भी नहीं बन रहा होगा। आपने उसका एक पर्टिकुलर शेप किया, उधर आगे पीछे हिल गया, उसका शेप खराब हो गया। नाउ अब आप इसके अंदर सपोर्ट लाओगे, आपकी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी। इन सारी चीजों के अंदर स्टेबिलिटी, रिजिड और सपोर्ट और शेप मेंटेन करने के लिए आप इसको सपोर्ट प्रोवाइड करोगे। जानदार में, इंसानों में सपोर्ट कैसे आती है जी? स्केलेटन की मदद से। हमारी बॉडी के अंदर जो ढांचा लगा हुआ है, जिसको हम ढांचा कहते हैं, इंग्लिश में हम कहते हैं उसको स्केलेटन, ये स्केलेटन अल्लाह ने आपकी बॉडी में सपोर्ट के लिए लगाया है। आपकी बॉडी को ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, और जैसे आपकी बॉडी में स्केलेटन आ गया, हड्डियों का ये पूरा ढांचा आ गया, अब आपकी बॉडी के अंदर स्टेबिलिटी आ जाएगी, अब आपकी बॉडी का एक पर्टिकुलर शेप बन जाएगा, आपकी बॉडी में मजबूती आ जाएगी। सो अगर हम अपने हाथ को देखते हैं, हमारा हाथ का एक पर्टिकुलर शेप बना हुआ है, ऐसा पर्टिकुलर शेप बना हुआ है। आज देखें, कल देखें, परसों देखें, इसके अंदर स्टेबिलिटी है, स्टेबल हुआ हुआ है ये, इसके अंदर रिजिडिटी है जी, मजबूती है इसके अंदर, और इसका एक पर्टिकुलर शेप बना हुआ है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हड्डियों का स्केलेटन पाया जा रहा है। वो स्केलेटन इसको जो है वो ये चारों काम करके दे रहा है। कैसे जी? सपोर्ट। तो सपोर्ट बड़ी अहम चीज है। अगर आपकी बॉडी में सपोर्ट नहीं होगा तो आपकी बॉडी स्टेबल नहीं रहेगी, शेप नहीं मेंटेन होगा, मजबूती नहीं होगी, सारे मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाएंगे, गिरती रहेगी बार बार बॉडी, मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होगा। तो दिस इज कॉल्ड सपोर्ट। सपोर्ट से मुराद हो गई कि एक नरम सी चीज को सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है अगर, सो उसमें स्टेबिलिटी आ जाती है, उसका शेप मेंटेन हो जाता है और वो रिजिड हो जाता है। सिमिलरली अगर हम प्लांट्स की बात करें, पौधों की बात करें, तो पौधे भी सेल्स से बने हुए होते हैं, टिश्यूज से बने हुए होते हैं, और ये जो सेल्स और टिश्यूज होते हैं इनमें 70 से 90% तक पानी होता है, और पानी क्या है? लिक्विड है। सो लिहाजा ये भी एक जेल टाइप का मटेरियल हो जाता है। हमने कई दफा फर्स्ट ईयर में भी, सेकंड ईयर में भी, फर्स्ट ईयर में भी, 9 मैट्रिक में भी आपने पढ़ा है कि आपके सेल के अंदर जो न्यूक्लियस के अलावा बाकी तमाम चीजें होती हैं उसको आप कहते हो साइटोप्लाज्म। ये आपका न्यूक्लियस है, बाकी सब चीजें क्या है जी? साइटोप्लाज्म। और आपके साइटोप्लाज्म में तकरीबन प्लांट के भी, भले प्लांट हो भले एनिमल हो, तकरीबन 70 से 90% के करीब पानी मौजूद होता है। तो इतने सारे पानी की वजह से आपका ये जो साइटोप्लाज्म होता है इस तरह जेल टाइप का हो जाता है, जेल लाइक विस्कस, काला सा पानी कह लो आप। और पानी में सपोर्ट नहीं होती। अगर आपने अपने साइटोप्लाज्म को सपोर्ट प्रोवाइड नहीं किया तो इस साइटोप्लाज्म का शेप खराब होता जाएगा, इसके अंदर कोई स्टेबिलिटी नहीं होगी, ये मुरझा जाएगा, सुकड़ जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना, सुकड़ के, अगर आपने इसको सपोर्ट प्रोवाइड नहीं किया। और जब इसका शेप चेंज होता रहेगा, जब इसके अंदर स्टेबिलिटी नहीं होगी, तो इसके मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं हो पाएंगे, ये मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो आपका शेप चेंज होता रहेगा, तो फिर कहाँ इसका मेटाबॉलिज्म हो पाएगा? सो अब इसकी बॉडी के अंदर, इस सेल के अंदर भी सपोर्ट होगा जी, फाइबर्स होंगे जी साइटोप्लाज्म के अंदर जो उसको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, और दूसरे तरीकों से सपोर्ट हासिल किया जाएगा। और सपोर्ट हासिल करने की वजह से अब आपके सेल का शेप मेंटेन हो जाएगा, इसमें स्टेबिलिटी आ जाएगी, ताकि इस सेल के जितने भी फंक्शन हैं वो प्रॉपर तरीके से काम कर सके। ये है सपोर्ट। अब सपोर्ट देखेंगे जी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सपोर्ट कैसे कैसे आ रहा है। प्लांट्स में कैसे सपोर्ट आता है जी? प्लांट्स के सेल्स में, प्लांट की बॉडी में सपोर्ट कैसे आता है? फिर एनिमल्स की तरफ आएंगे, एनिमल्स में देखेंगे कि जो लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें सपोर्ट कैसे होता है, जो बड़े मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें सपोर्ट का क्या मामला है, और आखिर में फिर हम इंसानों का सपोर्ट देखेंगे कि ह्यूमंस के अंदर जो है वो सपोर्ट कैसे होता है। तो ये कुछ रहेगा हमारा सपोर्ट से ताल्लुक। फिर मूवमेंट जो है वो हम बाद में बात करेंगे, पहले हम सपोर्ट पढ़ लेंगे, फिर हम उसके बाद मूवमेंट देखेंगे कि हम अपनी बॉडी पार्ट्स को जो मूव करते हैं ये कैसे करते हैं। ठीक है। सो अब हमने सपोर्ट पर डिस्कशन करना है जी। अब हम प्लांट्स के सपोर्ट पर आ रहे हैं। प्लांट की बॉडी में सपोर्ट कैसे होता है, क्योंकि प्लांट की बॉडी जिन सेल्स और जिन टिश्यूज से बनी हुई है, दे नीड सपोर्ट, उनको सपोर्ट चाहिए। अगर सपोर्ट नहीं मिलेगा उनको तो उनके अंदर स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी, मजबूती खत्म हो जाएगी, उनका शेप खत्म हो जाएगा, पूरा सेल आपका सुकड़ जाएगा, उसका शेप चेंज होता रहेगा, उसका सारा मेटाबॉलिक निजाम
डिस्टर्ब हो जाएगा, जिससे सेल्स जो है वो मर सकते हैं। सो अब प्लांट सेल सपोर्ट कैसे हासिल करते हैं, उसके लिए हमें जरा प्लांट के इंटरनल स्ट्रक्चर को देखना होगा। आपके पास सामने डायग्राम है जी तीन, ये तीनों आपके प्लांट के बेसिक पार्ट्स का इंटरनल एनाटॉमी है। ठीक है जी, ये वाली जो डायग्राम है ना आपकी, ये वाली डायग्राम, ये रूट का इंटरनल स्ट्रक्चर है, ये स्टेम का इंटरनल स्ट्रक्चर है, और ये लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर है। ये तीनों का इंटरनल स्ट्रक्चर है। मैं आप इसमें आपने अभी डिटेल में नहीं जाना कि कौन सी लेयर क्या कहलाती है या लेबलिंग क्या है, बस हमने एक जरा बनावट अपने जहन में डालनी है कि हमारा जो रूट है वो इंटरनली कैसे बना हुआ है, कौन कौन से टिश्यूज की लेयर पाई जा रही है, क्या क्या नाम है, कौन कहाँ पाया जा रहा है, ये थोड़ा सा एक जनरल आइडिया सा लेना है। सो सबसे पहले हम रूट्स की बात करें। रूट्स हम जानते हैं जी कि हमारे पौधे का अंडरग्राउंड पार्ट होता है, ये फोटोसिंथेसिस नहीं करता, इसके पास क्लोरोप्लास्ट वाले सेल्स मौजूद नहीं होते हैं, सो ये फोटोसिंथेसिस नहीं करता। ये वाटर एब्जॉर्ब करता है और फिर उस वाटर को लीफ तक पहुंचा देता है। लीफ तक कैसे पहुंचाता है, क्योंकि इसके पास जाइलम नाम का एक टिश्यू होता है, और जाइलम जो है वो वाटर को कंडक्ट करता है। इसी तरीके से चूंकि ये सारे सेल जिंदा होते हैं, इनको फूड चाहिए होते हैं, तो लीफ ने जो फूड बनाया होता है वो फ्लोएम के जरिए इनके पास आता है। सो इनके पास इन रूट्स में आपको जाइलम भी मिलेगा और फ्लोएम भी मिलेगा। रिमेम्बर, याद रखिएगा कि जाइलम और फ्लोएम को कंबाइन करके हम वेस्कुलर बंडल कहते हैं। जाइलम और फ्लोएम को हम कंबाइन करके क्या कहते हैं जी, वेस्कुलर बंडल्स या कंडक्टिंग टिश्यूज। ठीक है, क्योंकि ये दोनों कंडक्शन कर रहे हैं, ये पानी की कंडक्शन कर रहा होता है और ये फूड की कंडक्शन करता है। सो अगर हम रूट के स्ट्रक्चर को देखें तो रूट में हमारे पास जो सबसे पहले जो ये एपीबेलेमा लिखा हुआ है, ये एपिडर्मस होता है जी, ये आपकी आउटर लेयर होती है रूट की। आपकी जो रूट है वो उसकी जो पूरी एक्सटर्नल कवरिंग है वो इस लेयर से बनी हुई है, इसको आप कहते हो एपिडर्मस। ये एक लेयर भी हो सकती है, दो लेयर भी हो सकती है। ठीक है, इनके जो सेल्स होते हैं वो बड़े क्लोजली पैक हुए हुए होते हैं, इनके दरमियान कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होती है, दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ये आपके रूट की बिल्कुल आउटर स्ट्रक्चर है, आउटर लेयर है, इसको आप कहते हो एपिडर्मिस। उसके बाद काफी बड़ा, आपको ये देखो कितना बड़ा रीजन, आपको यहाँ एपिडर्मिस से लेके ये जो घोर आपको स्टील नजर आ रहा है यहाँ तक का, ये सारा रीजन कहलाता है कॉर्टेक्स। ये सारे आइडेंटिकल सेल्स होंगे, ये सारे एक ही जैसे सेल्स हैं और एक ही किस्म के टिश्यू से बने हुए, दैट रीजन इज कॉल्ड कॉर्टेक्स। और आइडिया हो रहा होगा आपको, कॉर्टेक्स ने आपके रूट का काफी बड़ा पोर्शन बनाया हुआ है, क्योंकि एपिडर्मिस तो खाली किनारा है, स्टील तो खाली सेंटर है, जो बीच में आपका सारा रीजन होगा रूट का, ये कॉर्टेक्स है। जैसे साइटोप्लाज्म होता है ना आपका सेल के अंदर, ये आपके सेल मेम्ब्रेन होती है, और ये साइड ये न्यूक्लियस होता है। तो ये सेल मेम्ब्रेन होती है, ये न्यूक्लियस होता है, ये सारा क्या है जी, साइटोप्लाज्म है। सिमिलरली आप रूट को भी इससे ही कंपेयर कर लो कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है, रूट में क्या होती है, ये एपिडर्मिस। ये जो बीच में न्यूक्लियस है, रूट में क्या है जी, वो ये पार्ट नजर आ रहा है आपको गोल सा ये वाला। और ये जो सारा साइटोप्लाज्म है, यहाँ ये कॉर्टेक्स नाम के टिश्यू से बना हुआ है। ठीक है, तो इसको हम रूट से कंपेयर कर रूट सॉरी सेल से हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। सो हमारे पास रूट में क्या क्या चीज हो गई, अगेन देखते हैं जरा। एक हमारे पास, अब देखो मेरा पॉइंटर है, एक हमारे पास है जी ये वाली लेयर, ये वाली लेयर, ये आउटर लेयर है आपके रूट की, इसको आप कहते हो एपिडर्मिस। फिर उसके बाद ये सारा एपिडर्मिस के नीचे सारा रीजन जो है, ये एक ही तरह के टिश्यू से बना हुआ होता है, इस हिस्से को हम कहते हैं कॉर्टेक्स। अब इसमें जो टिश्यू होता है उसको हम कहते हैं पैरेन्काइमा, वो हमने सपोर्ट में डिस्कस करना होगा। उसके बाद रूट में जो सेंटर गोल रीजन होता है, इसको हम कहते हैं स्टील, STELE, स्टील कहते हैं। स्टील की जो आउटर लेयर होती है वो बिल्कुल एपिडर्मिस की तरह रेक्टेंगुलर क्लोजली पैक सेल से बनी हुई होती है, और उसको हम कहते हैं एंडोडर्मस। ये और एपिडर्मिस जो होती है ना, एपिडर्मिस और एंडोडर्मस, ये एक ही सेल से बनी हुई होती है, यानी एक ही किस्म का सेल होता है। और रेक्टेंगुलर शेप के सेल्स होते हैं, काफी क्लोजली पैक होते हैं, बस एक अपर आउटर रीजन में पाया जा रहा है तो उसको आप एपिडर्मिस कह रहे हो, एंडोडर्मस अंदर पाई जा रही है तो उसको आप एंडोडर्मस कह रहे हो। अंदर आपके पास काफी टिश्यू का गुच्छा है जी, देखे काफी सारा गुच्छा है जी, उसके अंदर ये जो बीच में आपको प्लस शेप का नजर आ रहा है, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, दे आर दी जाइलम्स। ये वो है जी, ये जाइलम टिश्यूज है जो वाटर को कंडक्ट करते हैं। अब इनमें जो स्टार्टिंग के होते हैं ना, शुरू के छोटे छोटे होते हैं, जो अभी समझ लें आप इमेच्योर होते हैं, उनको हम कहते हैं प्रोटोजाइलम। और जो थोड़ा मैच्योर होते हैं, बिल्कुल सेंटर की तरफ होते हैं, वो मेटाजाइलम कहलाता है। ठीक है, इनका मामला ये ऐसा होता है कि जी ये एक जाइलम बना, अब जब इससे दूसरा जाइलम बनेगा तो वो यहाँ बनेगा, तो ओल्ड वाला जो है वो आपका सेंटर की तरफ जाता रहता है, अब मजीद बनेगा तो वो यहाँ बनेगा, ऐसे बनते रहते हैं न्यू न्यू। सो ये वाला जो है, ये वाला, ये न्यू है जी और ये ओल्ड है।
तो न्यू वाले को आप कहते हो प्रोटोजाइलम, और एंड वाले को या ओल्ड वाले को आप कहते हो मेटाजाइलम। सो आपको बीच में आपको ये जो यहाँ का जाइलम है, यहाँ का जाइलम है, यहाँ का जाइलम है, यहाँ का जाइलम है, ये कहलाता है मेटाजाइलम। और जो शुरू के हैं छोटे छोटे से होते हैं, इमेच्योर होते हैं, उनको आप कहते हो प्रोटोजाइलम। बहरहाल ये दोनों है जाइलम, वाटर कंडक्ट करेंगे। जबकि इन दो दो जाइलम्स के आर्म्स के बीच में यहाँ पर आपको ये जो टिश्यू का लेयर नजर आ रहा है आपको, ये हिस्सा है, आपको देखें यहाँ पे भी थोड़ा सा आपको अलग सा नजर आ रहा है, ये हिस्सा थोड़ा सा आपको डिफरेंट नजर आ रहा है, ये हिस्सा थोड़ा सा आपको डिफरेंट नजर आ रहा है, ये फ्लोएम्स है, दे आर कॉल्ड फ्लोएम्स। और इनके अलावा बाकी जाइलम फ्लोएम के अलावा बाकी जितना भी सेल्स या टिश्यू बना हुआ होता है उसको हम कहते हैं पित्त। ठीक है जी। अब पित्त का है जी, मैं उसको ग्रीन कलर दिखा देता हूँ। ये है जी पित्त आपकी, ये सारी जो है ना, ये सारा पित्त है। ये सेंटर में भी ये सारा जाइलम फ्लोएम, जितना भी स्टील का बकिया रीजन है वो पित्त से बना हुआ होता है। ठीक है जी। तो ये रूट का इंटरनल स्ट्रक्चर हो गया, कुछ ही सेल्स बताएं बस मैंने आपको, ठीक है, जो हमारे लिए अभी फिलहाल काम के। एक ये है जी एपिडर्मस, उसके बाद कॉर्टेक्स, उसके बाद है जी ये बीच वाला रीजन है, उसमें जो है एंडोडर्मस से स्टार्ट होता है, उसमें आपको स्टार शेप में जो है जाइलम्स मिलते हैं, और उनके आर्म्स के बीच में आपको फ्लोएम्स मिलते हैं, और फ्लोएम और जाइलम के अलावा बाकी रीजन जो है वो पिच कहलाता है। ठीक है। सो एक तो ये हो गया हमारे पास रूट्स। अब आते हैं स्टेम्स की तरफ, आते हैं जी। स्टेम्स के लिए हम ब्लैक कलर ले लेते हैं। स्टेम की तरफ आते हैं। स्टेम में भी बिल्कुल रूट की तरह एक आउटर लेयर होती है जी, ये वाली आउटर लेयर, ये वाली आउटर लेयर। इस आउटर लेयर को अगेन हम यहाँ पर क्या कहेंगे, एपिडर्मस कहेंगे, एपिडर्मस कहेंगे। उसके बाद अगेन एपिडर्मस के बाद बिल्कुल सारा ये जितना भी पोर्शन है, ये सारा पोर्शन ये आपको वही पिच कहलाएगा, सॉरी कॉर्टेक्स कहलाएगा, कॉर्टेक्स कहलाएगा। अब यहाँ पर उसको मजीद डिवाइड किया हुआ है टिश्यूज का, लेकिन ये हमने अभी नहीं पढ़ना। ये देख लो आप, कॉलन कायमा, कॉलन कायमा मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि ये हमारा यूज होगा। बाकी ये कॉलन कायमा, रेस एंड डक, पैरन कायमा, इन चीजों का भी आप फिलहाल छोड़ दें, इसको आप छोड़ दें, इसको आप छोड़ दें, इसको आप, ये नाम से इनको छोड़ दें आप। बस अभी आप फिलहाल ये समझें कि यहाँ से लेके ये पूरा जो रीजन है ये वही पिच वो कहलाता है कॉर्टेक्स, सॉरी कॉर्टेक्स। ठीक है, बिल्कुल रूट की तरह एपिडर्मस है, एपिडर्मस के नीचे बहुत सारी लेयर कॉर्टेक्स की है। हाँ, अगर यंग स्टेम होता है, जो ग्रीन ग्रीन कलर का स्टेम होता है ना हमारे पास, यंग स्टेम होता है, तो उनका जो कॉर्टेक्स में ऊपर वाला जो रीजन होता है, ये वाला रीजन, इस रीजन ये जरा डिफरेंट किस्म के सेल से बना हुआ होता है, और इसको हम कहते हैं कॉलन कायमा। ये नाम लिखा हुआ था इसका, कॉलन कायमा। ये जरा याद रखिएगा क्योंकि कॉलन कायमा में पढ़ना है। तो जो हमारे पास यंग स्टेम्स होते हैं हमारे पास, उनके अंदर जो कॉर्टेक्स के एपिडर्मस के बाद 3-4 लेयर किसकी होंगी, कॉलन कायमा की। उसके बाद 3-4 लेयर को जो है वो हम कॉर्टेक्स कह रहे होंगे। दोनों में जरा अलग अलग सेल्स हैं, इसलिए अलग अलग नाम रखे हुए। इसमें हमारे पास कॉलन कायमा होता है, पिच में हमारे पास पैरन कायमा होता है। सो बहरहाल ये स्टेम का हो गया जी। उसके बाद नीचे आ जाए तो यहाँ आपको गोल शेप का मिला था ना स्टील वेस्कुलर बंडल, इसके अंदर था गोल शेप का, यहाँ जरा ओवल शेप का होता है ऐसा, ये है, ठीक है, ये ऐसा है, यहाँ पर भी ऐसा है। ठीक है। अब इसके अंदर भी बहुत सारे सेल्स हैं, बस इसमें हमें 3 चीजों की लोकेशन ध्यान में रखनी है। ये हमारे पास शुरू के अंदर जो है, यहाँ पर हमारे पास शुरू के अंदर कहाँ, में कौन सा कलर लूँ, रेड ले लेता हूँ। हाँ, ये वाला जो हिस्सा होता है ना, यहाँ के जो सेल्स होते हैं वो, ये कौन है जी, ये फ्लोएम है। ठीक है, यहाँ मेंशन नहीं किया मैंने, ये नाम लिखा हुआ प्राइमरी फ्लोएम। ठीक है जी। ये तो ये आपके पास शुरू के, ये सारे शुरू के जितने भी सेल्स हैं आपके, ये फ्लोएम है। इसी तरह ये वाले जो है वो जाइलम है, और इनके बीच में जो है, ये बीच में ये जरा काम के हैं, इनको नोट कर लीजिएगा, कैम्बियम। इसी तरह देखें जी, ये फ्लोएम है, ये भी फ्लोएम है, और ये जाइलम है, और ये बीच में आपको नजर आ रहा है थोड़े से लाइन लाइन सी, ये कैम्बियम है। तो यहाँ कैम्बियम नहीं था, यहाँ कैम्बियम आ रहा है, एक नई चीज आ रही है कैम्बियम, जो कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में। बाकी उसके अलावा ये सारा जो रीजन है जी, ये सारा रीजन ये वही है जी, पिच। बाकी सारा जो है किससे बना हुआ है, पिच से बना हुआ है। ठीक है, ये स्टेम का होता है। सिमिलरली लीफ पर आए अगर हम, तो लीफ का मामला तो अभी हमने कुछ एक चैप्टर से हमने डिस्कस भी किया था। सबसे पहले एक आउटर वैक्सी लेयर होती है जिसको हम कहते हैं क्यूटिकल, जो ट्रांसपायरेशन को प्रिवेंट करती है। ठीक है, वैक्स से बनी हुई लेयर है ये, और ये क्यूटिकल आपको यहाँ पे भी मिलती है, स्टेम में भी मिलती है, एपिडर्मिस के ऊपर। ये वैक्स से बनी हुई लेयर होती है, ये ट्रांसपायरेशन को रोकती है। फिर उसके बाद ये वाली जो लेयर है, ये वाली, ये अपर एपिडर्मस कहलाती है, नीचे वाली जो है वो लोअर एपिडर्मस कहलाती है। दोनों एपिडर्मस में स्टोमेटा होते हैं, लेकिन जरा नीचे वाली में जरा ज्यादा होते हैं। उसके बाद दोनों एपिडर्मस के बीच में आपको ऐसे लंबे लंबे से ओवल शेप के सेल्स नजर आ रहे हैं सारे, देख रहे हैं सारे। बस फर्क है कि जी ऊपर वाले जरा क्लोजली पैक है,
जबकि नीचे वालों में थोड़ा गैप आपको ज्यादा मिल रहा है। सो ये जो सेल्स हैं आपके पास जो अपर और लोअर एपिडर्मिस के दरमियान पाए जाते हैं, इनको हम कहते हैं मीजोफिल्स। मीजोफिल्स ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, ये फोटोसिंथेटिक वाले सेल्स होते हैं। अब जो ऊपर वाले हैं ना जिनमें जरा गैप कम होता है, उनको हम कहते हैं पैलेसेड म्यूजोफिल, और जो नीचे वाले होते हैं उनको हम कहते हैं स्पॉन्जी। उसके बाद बीच में आप देखेंगे वही रीजन आ गया जी जहाँ जाइलम फ्लोएम पैक हुए होते हैं। तीनों में जाइलम फ्लोएम अलग से नजर आ रहा है। अब इसमें जो ऊपर वाले होते हैं वो जाइलम कहलाते हैं, ऊपर वाले जाइलम कहलाते हैं, नीचे वाले जो है वो फ्लोएम कहलाते हैं। सो ये तीनों के तरह स्ट्रक्चर जहन में बिठाने हैं हमें। तो अब मैं एक जनरल सी डायग्राम बना दूं इनके नीचे, जनरल सी डायग्राम ले लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। सो हमने क्या देखा जी, हमारे पास रूट होता है जी, रूट, रूट के अंदर ये आपके पास जो है ना ये एपिडर्मस है। तो ये सारा रीजन कॉर्टेक्स का है, और कॉर्टेक्स के बीच में ऐसे जो है वो आपको स्टील मिलती है, ये रूट है। ये क्या है, एपिडर्मस, ये क्या है, कॉर्टेक्स, और ये रीजन क्या है जी, ये रीजन है स्टील। अब स्टील में आपको यहाँ 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 जाइलम मिल रहा है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर फ्लोएम मिल रहा है। बाकी सारा जो रीजन है जी, ये हिस्सा, ये हिस्सा, ये हिस्सा, ये हिस्सा, ये पिच कहलाता है। इसी तरह स्टेम की बात करें तो ये स्टेम है जी हमारे पास, ये स्टेम है, ये इसकी एपिडर्मस हो गई। ठीक है जी, यहाँ ऐसे मुख्तलिफ बंडल्स होते हैं, ये बंडल्स है जी ऐसे सर्कुलर फॉर्म में अरेंज हुए होंगे ऐसे। ठीक है जी। सो ये आपके पास है एपिडर्मस, ये आपके पास है कॉर्टेक्स। ये जो बंडल्स हैं इनका वेस्कुलर बंडल क्या है, तो इसमें जाइलम फ्लोएम और कैम्बियम है। जबकि ये हिस्सा जो है ये वही है जी, पिच, पिच से बना हुआ है बीच का हिस्सा सारा, ये पिच है। और ये जो कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स अगर आपके पास ग्रीन है तो यहाँ आपको एक दो लेयर किसकी नजर आएंगी, कॉलन का है। अब अगर इस वेस्कुलर बंडल को बड़ा करें अगर हम, तो शुरू में है जी यहाँ फ्लोएम, नीचे की तरफ है जाइलम, और बीच में है कैम्बियम। इसी तरह लीफ की बात करें तो ये अपर एपिडर्मस है, ये लोअर एपिडर्मस है, ये बीच में आपके पास वेस्कुलर बंडल आ गया जिसके शुरू में जाइलम है, हाँ, और नीचे जो है वो फ्लोएम है। बाकी ये यहाँ पे ये सेल्स जो हैं ये मीजोफिल सेल्स कहलाते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस करेंगे। ठीक है जी। ये हमने जो है पौधे का रूट स्टेम लीफ का एक जरा जर्नल सा स्ट्रक्चर ध्यान में बिठा दिया। ये तो हमने जो है वो अपने सपोर्ट ऑफ प्लांट समझने के लिए हमने रूट स्टेम लीफ का स्ट्रक्चर ध्यान में बिठा लिया। अब हम आते हैं हमारे प्लांट की बॉडी में मुख्तलिफ किस्म के सेल्स कौन से होते हैं, टाइप्स ऑफ सेल, टाइप्स ऑफ सेल्स कह लें या टिश्यूज कह लें। ठीक है जी, क्योंकि सेल्स आपस में ग्रुप हो जाएंगे तो वो टिश्यूज बन जाता है, तो उसका सेल कह लो या टिश्यू कह लो, बात एक ही है। तो हम देखते हैं जी हमारे प्लांट में कौन कौन से सेल्स होते हैं, और फिर वही सेल्स आपस में मिलेंगे ग्रुप बन जाएगा तो वो टिश्यू हो जाता है। तो एक तो होते हैं जी जिनको हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स, और इससे जो टिश्यू बनता है उसको हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वर्ड यूज कर लेता हूँ चलो मैं, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक ये किस्म के होते हैं, और दूसरी टाइप जो होती है उसको हम कहते हैं परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू, दो किस्म के टिश्यूज हैं आपकी पूरी प्लांट बॉडी के अंदर, चाहे रूट हो, चाहे स्टेम हो, चाहे लीफ हो, सब में दो किस्म का टिश्यू पाया जाता है। एक कहलाता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक कहलाता है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की खास बात क्या होती है कि इनके जो सेल्स होते हैं ना वो डिवाइड कर सकते हैं अपने आप को। एक सेल है डिवाइड हो जाएगा, दो, दो डिवाइड हो जाएंगे, चार, ये अपने आप को डिवाइड कर सकते हैं। लिहाजा ये आपकी प्लांट की ग्रोथ करेंगे, प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाते हैं, प्लांट की ग्रोथ करेंगे। ठीक है जी। इससे आगे फर्दर कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, जब हम ये सेकेंडरी ग्रोथ की बात करेंगे तब हम बात करेंगे। बस अभी ये ध्यान में रख लिएगा कि एक इसकी दो तीन टाइप्स होती हैं, एक कहलाती है एपिकल, एक कहलाती है लेटरल, और एक कहलाती है इंटरकलैरी। इंटरकैलरी, ठीक है। अब ये तीनों टाइप्स कहाँ पर हैं और क्या इनका फंक्शन है वो मैं आपको जब हम सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ेंगे तब हम इस पर बात कर लेंगे। ठीक है, अभी सपोर्ट पढ़ रहे हैं शुरू में, सो सपोर्ट का ताल्लुक इन टिश्यूज से होता है, परमानेंट से। हमारे पास प्लांट टिश्यू में जो पहले पौधों में दो किस्म के टिश्यूज हैं जी, एक वो जो ग्रोथ कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, एक वो जो ग्रोथ नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते। जिनके सेल्स डिवाइड कर सकते हैं, जो ग्रोथ में हिस्सा लेंगे, वो कहलाते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इनमें फिर फर्दर तीन टाइप्स होंगी, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। और जो टिश्यूज वो टिश्यूज जिनके सेल्स आप डिवाइड नहीं कर सकते,
सेल्स कैन नॉट डिवाइड, और फिर वो ग्रोथ में हिस्सा नहीं लेते, फिर जाहिर बात है सेल डिवाइड नहीं कर रहे तो फिर वो ग्रोथ में थोड़ी हिस्सा लेंगे। सो इनका काम क्या हो जाएगा, दूसरा सपोर्ट वगैरह करना इनका काम हो जाता है। प्लांट की बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करना या प्लांट के मटेरियल्स को स्टोर करना, ये काम हो जाता है इनका। कंडक्शन वगैरह, ट्रांसपोर्टेशन, ये काम पर आ जाते हैं जी, बाकी तमाम काम पर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो उनको हम कहते हैं परमानेंट टिश्यूज। तो ये जो परमानेंट टिश्यूज होते हैं ये ऐसे सेल से बने हुए होते हैं जो कि डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये प्लांट की ग्रोथ तो नहीं करेंगे, ये अगर 100 है तो 100 ही रहेंगे ना, फिर ये ग्रोथ नहीं कर सकते। तो फिर ये क्या काम करेंगे, ये बाकी तमाम काम करेंगे, सपोर्ट करेंगे, खाना तैयार कर लेंगे, पानी बाहर निकाल लेंगे, खाना स्टोर कर लेंगे, वाटर को कंडक्ट कर लेंगे, फूड को कंडक्ट कर लेंगे, वगैरह वगैरह। अब कौन सी टाइप है उससे पहले ये जरा डिस्कस कर लें, अगर ये डिवाइड नहीं कर सकते तो फिर आते कहाँ से। सवाल ये पैदा हो रहा है ना, अगर ये डिवाइड नहीं हो सकते तो फिर हाउ दे आर प्रेजेंट इन द बॉडी। तो इसका जवाब है कुछ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज मैच्योर होकर डिवीजन खत्म कर देते हैं। कुछ आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज नए होते हैं, खूब दबा के अपने आप को मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे होते हैं, तादाद बढ़ा रहे होते हैं। एक टाइम आता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज बहुत ज्यादा बुढ़े हो जाते हैं, ओल्ड हो जाते हैं, एंड देन दे कैन नॉट डिवाइड, वो फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, उनकी डिवीजन की एबिलिटी लॉस हो जाती है। सो वो जो होते हैं फिर वो परमानेंट बन जाते हैं और वो इस काम में लग जाते हैं। ठीक है, तो अगर एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है जी डिवाइड कर रहे तो वो मेरिस्टेमेटिक है, जब उसने डिवाइड करना बंद कर दिया तो बेकार हो गया ना, वो मेरिस्टेमेटिक तो नहीं रहा। सो फिर वो अब इस साइड पे आ जाएगा, परमानेंट टिश्यू बन जाएगा, और फिर वो इनमें से कोई एक काम करने लग जाएगा, सपोर्ट, स्टोर, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह वगैरह। अब परमानेंट टिश्यूज हमारे पास जो है वो तीन किस्म के होते हैं, तीन किस्म के होते हैं, पैरन कायमा, कॉलन कायमा और स्केलेटन कायमा। ठीक है जी, तो ये तीनों को जरा मैं अलग अलग से डिटेल में बताता हूँ। पहला है पैरन कायमा। ठीक है जी, और इसका जो टिश्यू बनेगा उसको आप कह रहे हो पैरन कायमा टिश्यू। उसके बाद दूसरा होता है वो, उसको हम कहते हैं कॉलन कायमा, कॉलन कायमा। और थर्ड टिश्यू जो होगा परमानेंट का, तीसरी टाइप, वो कहलाएगा स्केलेरन कायमा। ठीक है जी, सब बात करते हैं जी पैरन कायमा की। नंबर वन पैरन कायमा। ठीक है जी, अब पैरन कायमा की बात करें तो सबसे पहले ये टिश्यू कहाँ मिलता है, ये आपको एपिडर्मस जो बना हुआ था ना, आपको अभी बताया था मैंने इस लेयर्स, इसलिए आपको याद कराएंगे। आपके जो एपिडर्मस होता है, चाहे वो रूट का हो, स्टेम का हो, लीफ का हो, वो इससे बना हुआ है। इसी तरह आपका जो रूट का और स्टेम का कॉर्टेक्स था, जिससे आपका समझ लो पूरा रूट स्टेम लीफ, याद है ना, कॉर्टेक्स ठीक ठाक था। रूट का 90% पार्ट आप कह सकते हो कॉर्टेक्स से बना हुआ है, स्टेम का भी आप कह सकते हो 60-70% पार्ट कॉर्टेक्स से बना हुआ है। तो कॉर्टेक्स ग्राउंड टिश्यू भी दिलाता है, क्योंकि इसने आपके रूट स्टेम का मेजॉरिटी हिस्सा बनाया हुआ होता है। सो वो कॉर्टेक्स भी इसी से ही बना हुआ होता है, कॉर्टेक्स के अंदर यही पैरेन्काइमा टिश्यू पाया जाता है। इसी तरह वो जो तीसरा पार्ट था ना, बड़ा मेजर, पिथ, पिथ जो थी वो भी इसी से बनी हुई होती है। मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ पर दोबारा, जरा गंदी डायग्राम दोगे तो फिर मिटा देते हैं। ठीक है ना, तो अब अगर रिमेम्बर, अब आपको याद होगा कि पैरेन्काइमा है, तो अब वो कहाँ कहाँ है जी, जरा देख लेते हैं पैरेन्काइमा आपका कहाँ कहाँ है। हाँ, तो पैरेन्काइमा को हम रेड से मार्क करते हैं जी। सो ये जो आपका है ना, जहां जहां मैं रेड मार्क कर रहा हूँ ना, वो पैरेन्काइमा है, बल्कि ब्लैक ही कर लेता हूँ, मोटा वाला ब्लैक, ये वाला। सो ये देखो, ये एपिडर्मिस है ना, ये पैरेन्काइमा से बनी है, ये सारा कॉर्टेक्स पैरेन्काइमा से बना हुआ है। उसके अलावा ये जो था पेट, ये जो था पेट, ये जो था पेट, और ये जो था पेट, ये भी सारा पैरेन्काइमा से बना है। काफी 90% कह सकते हो आप, आपका रूट जो है वो, इवन के ये जो एंडोडर्मस है ना, ये जो एंडोडर्मस है ये भी पैरेन्काइमा से बनी है, एपिडर्मिस जैसी होती है ना। तो काफी हिस्सा पैरेन्काइमा से बना हुआ है। सिर्फ वो जाइलम फ्लोएम नजर नहीं आया बस हमें, है ना, देखो जाइलम फ्लोएम किसी और टिश्यू से बना हुआ है, बाकी सारा तो पैरेन्काइमा से बना हुआ है। सो रूट का मेजर पार्ट पैरेन्काइमा से बना हुआ है, एपिडर्मस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मस, पिच, ये सब। इसी तरह स्टेम पे आओ तो स्टेम में ये जो आपकी एपिडर्मस है ये पैरेन्काइमा से बनी हुई है। इसके तरह ये वाली लेयर जो है आपकी, ये वाली कॉर्टेक्स कहलाती है ना, तो ये भी आपकी जो है वो पैरेन्काइमा से बनी हुई है। ये कॉलन कायमा है, कॉलन कायमा, कॉलन कायमा दूसरा टिश्यू है, ये अलग है, ये डिफरेंट है। उसके बाद यहाँ पर आपको एंडोडर्मस मिलती है, वो भी आपकी पैरेन्काइमा से बनी हुई है। और ये सारा जो आपका पिच है, ये सारा पिच, ये भी आपका पैरेन्काइमा से बना हुआ है। तो यहाँ पर आपके पास कौन कौन से टिश्यू रह गए, कि कॉलन कायमा रह गया जो पैरेन्काइमा से नहीं बना हुआ,
एक ये फ्लोएम, जाइलम और ये जो कैम्बियम है, ये तीन, बस तीन चार अलग चीजें, बाकी सारा पैरेंकाइमा से बना हुआ है। तो स्टेम भी ज्यादातर पैरेंकाइमा से बना हुआ है। सिर्फ कॉलन को छोड़ दें, जाइलम, फ्लोएम और कैम्बियम को छोड़ दें, बाकी 90% स्टेम आपको पैरेंकाइमा से बना हुआ है। सिमिलरली लीफ के अंदर ये जो आपका एपिडर्मस है, एंड ये जो लोअर एपिडर्मस है, और ये सारे मीजोफिल सेल्स, ये सारे मेसोफिल सेल्स, इस तरह ये वाले एंडोडर्मस होते हैं, ये सब पैरेंकाइमा से बना हुआ है। तो आपका पैरेंकाइमा काफी इंपॉर्टेंट इशू हो गया ना प्लांट का। मेजर पार्ट, रूट का, स्टेम का, लीफ का ज्यादातर हिस्सा इसी ने बनाया हुआ है। सो आपके लीफ में जो एपिडर्मस होता है, कॉर्टेक्स होता है, पिच होता है, वो इससे बना हुआ होता है। उसके बाद ये जो सेल्स होते हैं पैरेंकाइमा टिश्यू के जो सेल्स होते हैं, ये लिविंग होते हैं, जिंदा होते हैं। याद रखिएगा, पैरेंकाइमा के भी सेल जिंदा होते हैं, कॉलेनकाइमा के भी जिंदा होते हैं। ये स्केलेनकाइमा जो है ना, बस इसके सेल मुर्दा है, इसके सेल्स मरे हुए होते हैं। तो इनके जो सेल्स होते हैं पैरेंकाइमा के, वो लिविंग सेल्स होते हैं। और पॉइंटर कहाँ गया, एक तो इनके सेल्स जिंदा होते हैं, और इनके सेल्स के दरमियान जो इंटरसेलुलर स्पेसिस होती है वो काफी ज्यादा होती है। इंटरसेलुलर स्पेस जो मिलेगी आपको इनके सेल के दौरान, वो मौजूद होती है, प्रेजेंट होती है। यानी अगर आपके पास ये एक पैरेंकाइमा सेल है, और ये दो तीन मैंने आपके साथ में पैरेंकाइमा बना रहा हूँ, चार बना लेते हैं, तो देखें जी, इनके सेल्स के दरमियान ये इंटरसेलुलर स्पेसिस पाई जाती है। सेल्स के दरमियान जो स्पेस होगी ना, अब एक सेल यहाँ बिल्कुल चिपका हुआ नहीं होगा, ऐसे होंगे, स्पेस पाई जाती है इनके सेल्स के दरमियान। तो इन स्पेसिस को हम कहते हैं इंटरसेलुलर स्पेसिस। इनके सेल्स के दरमियान आपको स्पेसिस मिलेगी, क्यों वो मैं अभी आपको बता दूंगा, बट दे हैव इंटरसेलुलर स्पेसिस बिटवीन दी एडजेसेंट सेल्स। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके पास जो है पतली सी थिन प्राइमरी सेल वॉल मौजूद होती है, पास प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल नहीं होती है इसमें, इसमें सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल होती है। अब याद हो आपको शायद, ये आपके पास प्लांट सेल की मेम्ब्रेन है, ठीक है, प्लांट सेल की मेम्ब्रेन है। तो ऐसे एक जो है हर सेल के अंदर, प्लांट सेल के हर सेल में ऐसी पहली वॉल होती है जिसको आप कहते हो प्राइमरी वॉल, ये कहलाती है प्राइमरी वॉल। ये तो सब में मौजूद होती है। कुछ सेल्स ऐसे होते हैं प्लांट के जो इस प्राइमरी सेल वॉल और मेम्ब्रेन के दरमियान एक और वॉल बना लेते हैं, और उस वॉल को हम कहते हैं सेकेंडरी वॉल। ये एक और वॉल बना ली, इस वॉल को आप कहते हो सेकेंडरी वॉल। ये कुछ में होती है, ऑप्शनल होती है, कुछ में है, पैरेंकाइमा में नहीं। पैरेंकाइमा से ज्यादातर हिस्सा बना हुआ है प्लांट का, तो इसका मतलब है ज्यादातर हिस्से, ज्यादातर प्लांट सेल में सेकेंडरी वॉल है ही नहीं। कॉलेनकाइमा में होगी, स्केलेनकाइमा में होगी, लेकिन इनमें नहीं है, ठीक है, इनके अंदर नहीं होती है, पैरेंकाइमा के अंदर। सो पैरेंकाइमा में प्राइमरी वॉल होती है। तो प्राइमरी वॉल भी क्या है जी, थिन है, पतली सी वॉल है, ठीक है जी, पतली सी सेल वॉल मौजूद होती है इसकी, वो भी सिर्फ प्राइमरी, सेकेंडरी वॉल नहीं होती, ठीक है जी। उसके बाद इसके पास प्राइमरी वॉल पतली है, सेकेंडरी वॉल नहीं है। उसके बाद इसके पास एक बड़ा सा वैक्यूल मौजूद होता है, लार्ज वैक्यूल मौजूद होता है, लार्ज सा वैक्यूल मौजूद होता है। तो अगर अब हम इसका स्ट्रक्चर बनाए, तो ये इसकी प्राइमरी वॉल है, ये मेम्ब्रेन है, और ये बड़ा सा वैक्यूल। इसी तरह ये दूसरे सेल की प्राइमरी वॉल है, ये मेम्ब्रेन है, ये बड़ा सा वैक्यूल है, और ये बीच में इंटरसेलुलर स्पेस आ गए, ठीक है। अब इसका काम क्या है जी, इसका काम चुके इसमें तो बहुत ज्यादा, इसका बहुत सारा काम है, बहुत सारा काम है। ये आपके पास जो है, अगर एपिडर्मस की जगह पर मौजूद होता है, एपिडर्मस पैरेंकाइमा से बना हुआ है, तो एपिडर्मस के अंदर पैरेंकाइमा जो है वो प्रोटेक्शन कर रहा है, प्रोटेक्शन कर रहा है। इसी तरह लीफ में जो मेसोफिल सेल्स होते हैं वो पैरेंकाइमा से बने हुए हैं, तो ये फोटोसिंथेसिस करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। उसके अलावा पिच और कॉर्टेक्स के अंदर भी पैरेंकाइमा है, तो पिच और कॉर्टेक्स जो है वो स्टोरेज का काम करती है, सेल सेप को स्टोर करता है, पानी को स्टोर करता है, फूड को स्टोर करता है। सो ये स्टोरेज का काम भी कर रहा है। सो अलग अलग जगह पे इसके अलग अलग काम होते हैं। अगर पैरेंकाइमा आपको एपिडर्मिस में मिलता है तो वहाँ ये प्रोटेक्शन कर रहा है, पैरेंकाइमा आपको मेसोफिल्स में मिल रहा है तो वहाँ ये फोटोसिंथेसिस कर रहा है, पैरेंकाइमा आपको कॉर्टेक्स और पिच में मिल रहा है तो वहाँ ये जो है स्टोरेज कर रहा है, पानी को, सेल सेप को, फूड को, डिजोल्व पानी के अंदर डिजोल्व हुआ जो फूड है उसको ये स्टोर कर लेता है। अब आप जानते हो जी कि स्टोर करने से सेल वॉल का वैक्यूल, सेल वैक्यूल बढ़ता है, टर्जिट हो जाता है, याद है ना आपको, ये सब भी आपने पढ़ा हुआ कॉन्सेप्ट। ये आपके पास सेल है,
ठीक है जी। और ये इसका लार्ज वैक्यूल है। अब जब ये स्टोर करेगा इसके अंदर तो वैक्यूल क्या होगा, वैक्यूल फूल जाएगा, ये वैक्यूल हो गया। अब जब वैक्यूल फूलेगा तो आपका सेल पे जो है, सेल वॉल पे प्रेशर अप्लाई होता है, सेल वॉल सख्त हो जाती है। इस कंडीशन को हम कहते हैं टर्जिट। तो ये वाले सेल्स टर्जिट होते हैं ज्यादातर, कॉर्टेक्स वगैरह के अंदर ये स्टोर कर रहे हैं, तो वहां क्या होंगे, ये टर्जिट फॉर्म में होते हैं, टर्जिट हुए हुए होते हैं, सख्त हुए हुए होते हैं। ठीक है। भले ये एपिडर्मिस में सख्त ना हुए हो, क्योंकि वहां का एक आम स्टोरेज तो है नहीं, फिर भी वहां पानी वानी स्टोर करता है अपने लिए। लेकिन चूंकि कॉर्टेक्स से ज्यादा हिस्सा बना हुआ है, कॉर्टेक्स के तमाम सेल्स अगर आप इमेजिन कर लो टर्जिड हो गए, सख्त हो गए, तो ये आपकी प्लांट की सेल्स को, पार्ट को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। सही कह रहे हो ना। आपका ये रूट है। अब रूट का ये सारा पोर्शन किससे बना हुआ है, कॉर्टेक्स से। इवन के बीच में भी सारा वही है, पिथ, दोनों पैरन का है। मतलब यहाँ के सारे सेल्स इस तरह टर्जिड हो गए। तो अब ये जितना भी पोर्शन है आपका, ये सारा पोर्शन सख्त टर्जिड सेल से बन गया, है ना। और जब ये ज्यादातर मेजोरिटी सेल्स आपके अगर रूट के अंदर, स्टेम के अंदर, लीफ के अंदर सख्त हो जाएंगे, तो फिर क्या होगा, फिर आपका प्लांट का पार्ट सख्त हो जाएगा। सो असल सख्ती, असल सपोर्ट ये पैरन कायमा प्रोवाइड कर रहा है। टर्जिड हो जाते हैं, जिससे क्या मिलता है जी, प्लांट के पार्ट्स को सपोर्ट मिल जाता है। प्लांट के पार्ट को सपोर्ट मिल जाता है, प्लांट के पार्ट पे सख्ती आ जाती है, उसका शेप मेंटेन हो जाता है और स्टेबिलिटी आ जाती है। ये है जी इसका काम। काम क्या है जी, असल काम, असल वैसे तो मैंने आपको बताया ना, प्रोटेक्शन भी है, फोटोसिंथेसिस भी है, लेकिन ये तो हमारा चैप्टर सपोर्ट का है। तो सपोर्ट के एंगल से देखें तो हाँ, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। पैरेन्काइमा ने कॉर्टेक्स पिच की जगह पर ज्यादातर एरिया ऑक्यूपाई कर लिया है। वहां के सेल्स के अंदर वाटर स्टोर करके, फूड स्टोर करके आपके प्लांट के उस पार्ट को सख्त कर देता है। तो अगर आपको रूट सख्त नजर आती है ना, तो इस वजह से, क्योंकि उस रूट के कॉर्टेक्स और पिथ के तमाम पैरेन्काइमा ने अपने अंदर स्टोरेज करके टर्जिडिटी इख्तियार की। आपको स्टेम सख्त नजर आएगा, आपको लीफ सख्त नजर आएगा, क्योंकि इनके सेल्स ने, इनके पैरेन्काइमा के सेल्स ने अपने अंदर स्टोरेज करके सख्ती हासिल कर ली। आप पौधे को पानी देना बंद कर दें, एक अरसे तक पानी ना दें, तो आपको उसका स्टेम ढीला ढाला नजर आएगा, आपको उसका आपका लीफ जो है उसको विल्ट नजर आएगा, ढीला ढाला। क्यों? क्योंकि सारा पानी जो वैक्यूल में स्टोर किया हुआ था इन पैरेन्काइमा वाले सेल्स ने, वो सारा पानी यूटिलाइज हो गया है। अब ये सेल्स जो है पानी लॉस करके इस शक्ल में आ गए, इस शक्ल में नॉन टर्जिड फॉर्म में ढीले ढाले हो गए। इस वजह से प्लांट का स्टेम और लीफ जो है वो ढीला ढाला नजर आ रहा होता है। आज हम अपनी क्लास को यहीं पर वाइंड अप करते हैं, और